एपिसोड फर्स्ट में आपने जाना और पाया कि बीएल मीणा सर लगातार 10वीं कक्षा तक थर्ड डिवीजन होने पर भी श्रेष्ठ मार्गदर्शन मिलने के कारण कैसे यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट, नेट, सेट, जेआरएफ, कॉलेज व्याख्याता और आरएएस टॉपर 2007 रहे और आपने अब तक प्रज्ञान आरएएस एकेडमी के माध्यम से सैकड़ों विद्यार्थियों को अपने मार्गदर्शन में आईएएस, आरएएस में सफलता दिलाई और उनका यह कार्य लगातार जारी है। कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं। अभी तो जिंदगी का इम्तिहान बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए। यह तो एक पन्ना है, अभी तो पूरी किताब बाकी है। मैं हूँ डॉक्टर निधि चतुर्वेदी। आइए जानते हैं विस्तार से आपके अन्य सभी सवालों के जवाब बीएल मीणा सर द्वारा आरएएस शून्य से शिखर वेब सीरीज के माध्यम से। नमस्कार सर। नमस्ते मैडम। शून्य से शिखर वेब सीरीज के एपिसोड 2 में आपका स्वागत है। थैंक यू। मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहूंगी जी, जो कि विद्यार्थियों के मन में भी हैं। तो आइए हम विस्तार से कुछ प्रश्नों के उत्तर आपके द्वारा जानते हैं। बिल्कुल तैयार। सर, मेरा पहला प्रश्न आपसे है, आपकी शादी 6ठी कक्षा में हो गई थी, उसके बाद भी आपने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया, वो आप आरएएस 2007 के टॉपर रहे। तो आपके अनुसार विवाह लक्ष्य में साधक का काम करता है या बाधक का? बहुत अच्छा सवाल है। शादी बाधक भी हो सकती है और साधक भी हो सकती है। बाधक उनके लिए होती है जो बहानेबाज होते हैं, परिस्थितियों का रोना रोते हैं, जिनके जीवन का आधार वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं होता है। अब तो ऐसा नहीं होता कि शादी बचपन में हो जाती है जी। लेकिन पहले अधिकांश विद्यार्थी जो पढ़ते थे उनकी शादी 10वीं से पहले, बीए से पहले ही हो जाया करती थी। ऐसा नहीं है कि साधक ही हो, कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जाती है जहां लड़का और लड़की दोनों के बीच कुछ बातों को लेकर बहुत तुच्छ बात, बहुत आंशिक चीजों को लेकर आपस में विवाद हो जाते हैं और वो लक्ष्य को, कैरियर को दांव पर लगा देते हैं। लेकिन जिनका लक्ष्य स्पष्ट है, जिनका जीवन जीने का तरीका वैज्ञानिक दृष्टिकोण का है, जो किसी अच्छी संगत में जीते हैं, अच्छे मार्गदर्शन को फॉलो करते हैं, वो पढ़ाई भी करते हैं, पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी निभाते हैं, क्योंकि उनकी यात्रा स्पष्ट दिखाई दे रही है। लेकिन जिनके जीवन की यात्रा धुंधली हो चुकी, लक्ष्यहीन हो चुके, वो अनेकों बार बहानाबाजी करते हैं। बहुत बार कहते हुए देखते हैं हम गांव में कि मेरी शादी नहीं होती तो मैं आईएएस बन जाता, मेरी शादी नहीं होती तो मैं बहुत अच्छी सर्विस लग जाता। वहां उदाहरण मेरा यदि देखा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। मुझसे पहले अनेक आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आरएस, आरपीएस बन चुके हैं। साथ साथ रहकर तैयारी करने वाले एक ही रिजल्ट में पति पत्नी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन कुछ जो बहानेबाज बोल रहा हूं बार बार, उनको यही पता नहीं होता कि कौन सी बात या कौन सा विषय जीवन में चरणबद्ध किस तरह से करना है। पहले क्या होना चाहिए, इसके बाद क्या होना चाहिए, इस जीवन को सीढ़ीनुमा बनाकर
कैसे एक एक सीढ़ी पर चढ़ना चाहिए। अनेकों बार फॉर्म भरते हैं एग्जाम का, एग्जाम देते हैं, इस बीच में बच्चे पैदा हो जाते हैं, अनायास जिम्मेदारी आ जाती है। जिन जिम्मेदारियों को वैज्ञानिक तरीके से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक नजरिए से जी ठीक किया जा सकता है, वो छोटी छोटी बातों में उलझ कर पूरा कैरियर बर्बाद कर लेते हैं। यहां बात थोड़ा सा खुल करके बता देता हूं। ग्रामीण परिवेश में जो हमारे माता पिता हैं, जी वो एक जिम्मेदारी समझते हैं कि नौकरी लगती रहेगी, एक बार शादी कर दें। और 2000 से पहले सबके साथ ऐसा ही हुआ। आप आईएएस बनने वाली महिलाएं या बनने वाले बहुत सारे विद्यार्थियों को देखें, जहां इनकी जब ट्रेनिंग होती है, आईएएस आईपीएस की जब ट्रेनिंग मसूरी होती है, तो आप वहां देखोगे कि बहुत सारी महिलाएं छोटे छोटे बच्चों को लेके, एक एक दो दो महीने के बच्चों को लेके ट्रेनिंग में पहुंचती है। आप जयपुर में ओटीएस जहां आरएस की ट्रेनिंग होती है, यदि आप कभी जाकर के देखें, वहां पर अनेक महिलाएं अपने बच्चों को साथ में रखकर ट्रेनिंग करती है। तो कहा जाता है ना कि जिसका लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट हो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो, जी जीवन में कुछ करने की जिज्ञासा हो, तो कभी भी कोई भी बात बाधक नहीं होती है। इसलिए उन लोगों के लिए शादी बाधक है जो खुद ही अपने जीवन में बाधक हैं। अंततः शादी कभी बाधक नहीं होती, वो तो लक्ष्य को और अच्छा आगे बढ़ाने के लिए मददगार होती है। सर, आपके इस जवाब से वो बहानेबाज विद्यार्थी, जैसा कि आपने बोला, हाँ। उनको यह तो जवाब आज मिल गया कि अगर वो चाहें तो किसी भी रीजन से कोई उन्हें उनके लक्ष्य को प्राप्त करने से रोक नहीं सकता। बिल्कुल। सर, मेरा दूसरा प्रश्न आपसे, जी अधिकांश विद्यार्थी बीए तक भी अपना टारगेट नहीं बना पाते हाँ। और उनका कोई लक्ष्य ही नहीं होता, वो अपना कोई लक्ष्य चुन ही नहीं पाते। जब समय आता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं, असमंजस में पड़ जाते हैं, समझ नहीं पाते क्या करें, ये करें या वो करें, क्या सही है क्या गलत है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ऐसे विद्यार्थी जिनके पास कोई लक्ष्य नहीं है, जिनने अपना कोई टारगेट नहीं बनाया, उनको आप किस तरह मार्गदर्शन देते हैं, किस तरह उनको बताते हैं कि वो अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचे? हमारे देश में शहरी जीवन और ग्रामीण जीवन, आज की स्थिति यह है कि अधिकांश विद्यार्थी 10वीं में ही अपना कैरियर चुन लेते हैं जी क्योंकि अब इतनी अशिक्षा नहीं है। बहुत सारे विद्यार्थी पेरेंट्स के साथ डिस्कस करते हुए जिनको मेडिकल में जाना है वो मेडिकल की तैयारी करते हैं, जिन्हें इंजीनियर में जाना है वो इंजीनियर की तैयारी करते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी कानून की पढ़ाई करते हैं, लॉ में जाते हैं, और कुछ विद्यार्थी एनडीए, सीडीएस, सेना, पुलिस आदि में चले जाते हैं। बहुत कम विद्यार्थी ऐसे हैं जो 10वीं में ही तय कर लेते हैं कि हमें आईएएस में जाना है या आरएस में जाना है। लेकिन एक बड़ा वर्ग विद्यार्थियों का जो मेडिकल से वंचित हो जाते हैं, इंजीनियरिंग से वंचित हो जाते हैं, अब वो सामान्य बीए करते हैं या बीएससी करते हैं, एमकॉम करते हैं। वो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में जब कॉलेज में जाते हैं या प्राइवेट जब करते हैं तो वो 3 साल जो बिगड़ता है, बहुत सारे नेतागिरी में लग जाते हैं, या फिर हमारे देश की जो पॉलिटिक्स है, जो राजनेता है, जो अपने पीछे भीड़ इकट्ठी करते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी उनकी भीड़ में हिस्सा बन जाते हैं। जब बीए होती है
उस वक्त उनको पता चलता है कि अब हमें क्या करना है। घर वाले पूछने लग जाते हैं। जब आंख खुलती है तब बहुत समय खराब हो चुका होता है। ऐसी स्थिति में बहुत सारे हताश हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, बेरोजगार रह जाते हैं और आजीवन अपने परिवार को तकलीफ देते हैं। तो जो भटके हुए विद्यार्थी हैं उन्हीं मार्ग पर लाना हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। और असली शिक्षक, असली कोच, असली मार्गदर्शक वही है जो भटके हुए को ही अच्छा मार्ग दिखा देता है। इसके लिए आप को मैं एक कहानी सुनाता हूं। बिल्कुल सर। प्राचीन काल की बात है, भगवान गौतम बुद्ध के समय की बात है। उंगली माल करके एक डाकू मान लीजिए, जिसे 1000 व्यक्तियों की उंगली काट करके और माला पहननी होती है, और वो अब तक 999 व्यक्तियों को मार करके उनकी उंगलियों की माला बना चुका। जिस जंगल में वो रहते थे उसी जंगल से एक दिन बुद्ध गुजरने वाले थे। तो भगवान गौतम बुद्ध और उनके साथी जब वहां से निकल रहे थे तो दूर से ही उंगली माल ने चेतावनी दी कि तुझे दिख नहीं रहा क्या, मैं हूं, तेरी हत्या तुझे यहां खींच के लाई है। भगवान बुद्ध का वो ओजस्वी चेहरा, वो दमकता ललाट, वो चाल, जब उन्होंने उंगली माल की बात सुनी तो वो और मुस्कुरा दिए। जैसे ही बुद्ध मुस्कुराए, उंगली माल को गुस्सा आया, फिर मुस्कुराए तो जंगल की जो गाली होती है वो गाली देने लगे, लेकिन वो तो मुस्कुराते रहे। अब बुद्ध ने कहा हमें मार लेना, काट लेना, लेकिन एक बात सुनिए। तो उंगली माल ने कहा क्या क्या? यही बुद्ध ने तय कर लिया कि इसे सुधारा जा सकता है, क्योंकि ये बात सुनने की तमन्ना तो रखता है। क्या? तो बुद्ध ने कहा जो ये पेड़ दिखाई दे रहा है इसकी सभी डालियों को काट दीजिए। तो उसने काटना शुरू किया। बुद्ध के मन में आया कि ये बात को सुन रहा है। डालियां काट दी, पेड़ नंगा हो गया। बुद्ध ने तीसरी बात कही, अब इन डालियों को वापस जोड़ दीजिए। तो उसे गुस्सा आया कि क्या बेवकूफ बात कर रहे हो, ऐसा संभव नहीं है। बुद्ध ने कहा कि यह चौथी बात को भी सुन रहा है, और जो सुन लेता है, जो श्रोता होता है, उसे पथ भ्रष्ट मार्ग से सुमार्ग पर लाया जा सकता है। फिर बुद्ध ने उन्हें ज्ञान देना शुरू किया और वो बुद्ध के शिष्य बन गए। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो समय तो उनका खराब हो चुका, लेकिन उन्हें सर्वोत्तम उचित प्लेटफॉर्म, अच्छी संगत, अनुभवी और तजुर्बेदार शिक्षक ही नहीं मिलते हैं। अब जब शिक्षक ही नहीं मिलते हैं तो विद्यार्थी मार्ग कहां से तैयार करेंगे? दूसरी बात, एक उदाहरण और देना चाहता हूं आज के विद्यार्थियों का। अब बहुत सारे विद्यार्थी की कर्तव्य विमूढ़ हो गए। क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस टीचर की बात माननी चाहिए, क्योंकि अब टीचर ज्यादा हो गए और विद्यार्थी कम हो गए। क्योंकि हमारे देश में कहा जाता है ना कि सबसे सस्ती कोई चीज है तो वो है सलाह। अब जो शिक्षक सलाह देने लायक नहीं है, जिसने खुद ने कोई परीक्षा नहीं दी,
कोई युद्ध नहीं लड़ा। युद्ध का मतलब प्रतियोगी परीक्षाएं युद्ध होती है। बिल्कुल। राजा महाराजा लड़ते थे, उसी तरह का युद्ध है आज आईएएस की एग्जाम, आरएस की एग्जाम। जिन्होंने पुलिस की नौकरी या पटवारी की नौकरी या और भी बहुत सारी नौकरियां होती है वो पास नहीं की, लेकिन वो सलाह दे देते हैं विद्यार्थियों को। तो जो विद्यार्थी की कर्तव्य विमूढ़ होकर के जैसे हम जैसे शिक्षकों के पास आते हैं तो वो फुल भरे होते हैं पहले से ही। तो एक उदाहरण देता हूं। जब एक विद्यार्थी आया, वो मुझसे कुछ बात करना चाहता है, अर्थात मुझसे सलाह लेना चाहता है जी। तो ऐसे अनेक विद्यार्थी आते हैं, सलाह तो लेते हैं, लेकिन उनके अंदर वो सलाह जाती ही नहीं है। तो जैसे एक टेबल रखी है, विद्यार्थी आके आपकी तरह बैठा, बिल्कुल। मैंने चाय मंगाई, मेरा वाला जो गिलास है ये पहले से ही भरा हुआ है। जी। अब मैंने ये घुमाकर आपकी तरफ कर दिया, यार मेरा जो गिलास मेरी तरफ है वो खाली है। जिस गिलास को मैं विद्यार्थी को चाय दे रहा हूं वो फुल भरा है पहले से ही। अब मैं उसी में डाल रहा हूं मेरी केटली वाली चाय को। अब विद्यार्थी का, सर ये क्या कर रहे हो, इसमें तो पहले से ही भरा हुआ है। यही मैं उसे कह रहा हूं कि जब आप पहले से ही भरे हुए हो तो मैं आपको कैसे समझाऊंगा। तो आज अधिकांश विद्यार्थी की कर्तव्य मूड रहते हैं, पहले से ही बहुत सारी बातों से भरे हुए होते हैं। मैंने उस कोचिंग के नोट्स पढ़ लिए, सर मुझे वो टीचर ने ये कहा था, सर आप आरएस बनने की सलाह देते हो और आप कहते हो कि कम से कम 2-3-4 साल चाहिए। मुझे फलाने फलाने टीचर ने तो सर उस कोचिंग कहा था कि 4 महीने 6 महीने हम जैसे कहेंगे ऐसे पढ़ लीजिए, आरएस बन जाओगे। तो ये संभव है। अब वो विद्यार्थी यदि खाली होगा तभी तो हम कोई बात बता पाएंगे। जी बिल्कुल। निश्चित रूप से सलाह दी जा सकती है और निश्चित रूप से आज का जो विद्यार्थी है उससे उसके लक्ष्य तक पहुंचाया जा सकता है, लेकिन श्रेष्ठ संगत वाले हो, अनुभवी और तजुर्बेदार विषय विशेषज्ञ शिक्षक हो और कुशल मार्गदर्शक हो और स्टूडेंट में सुनने की कैपेसिटी हो। सबसे बड़ी बात, जब विद्यार्थी सुन लेगा, मैंने अभी कहा ना कि जो डाकू किसी की सुनता ही नहीं था, बुद्ध ने एक बात परखी कि सुन रहा है। बिल्कुल। अब जब विद्यार्थी सुन लेगा जी तो वो श्रोता के रूप में बन जाएगा। यदि वो पहले से ही वक्ता होगा तो वो लक्ष्य से दूर चला जाएगा। निश्चित रूप से बहुत सारे विद्यार्थी जो भटक चुके हैं रास्ते से, हताश हैं, डिप्रेशन है, उन्हें आईएएस भी बनाया जा सकता है, आरएस भी बनाया जा सकता है। और ये उदाहरण हैं, मेरे जीवन में तो अनेक ऐसे उदाहरण हैं कि जो विद्यार्थी कांस्टेबल बनने आया था वो विद्यार्थी आरपीएस बन के गया है। जो लड़कियां बीएड करने के बाद 3rd ग्रेड टीचर में एडमिशन लेती है लेकिन वो एसडीएम बन जाती है। सवाल है कि उसके भीतर कितनी जिज्ञासा है। हाँ जी सर, मेरा अगला प्रश्न आपसे, कठोर अनुशासन किस तरह हर विद्यार्थी के लिए संभव है? और कैरियर बनाते टाइम आपसे भी कुछ गलतियां हुई होंगी, तो आप उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आपसे हुई और आपको उनका हमेशा पछतावा रहेगा? मैं बहुत सारी गलती करता आया हूं, यद्यपि मुझे श्रेष्ठ अनुशासन में रहना सिखाया था। फिर भी आज के जो विद्यार्थी की एक शौक होती है कि मैं जल्दी से जल्दी नौकरी लग जाऊं। जी। ये मान के चलिए आप सभी 90% विद्यार्थी चाहता है कि मैं जल्दी से जल्दी अति शीघ्र कैसी भी नौकरी हो लग जाऊं। कारण कि वो अपने परिवार को, माता पिताओं को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को एक अनायास
अज्ञान के वशीभूत होकर वो दिखाना चाहता है कि जल्दी नौकरी लग गया। बीए के बाद बीए करते समय ये मान लिया जाता है कि ये बेरोजगार हो चुका, लेकिन जिन्हें सिविल सर्विस में जाना होता है, आरएस आईएएस एग्जाम देनी होती है, वहां एक मैच्योरिटी की आवश्यकता होती है जी। प्री एग्जाम हो, चाहे मेंस एग्जाम हो, चाहे इंटरव्यू हो, मैच्योर होना, चीजों को समझना, पढ़ाई को कैसे करना है, कैसे नोट्स बनाने हैं, कौन सी किताब पढ़नी है, समय लगता है इनको। मैंने बीए किया, यूनिवर्सिटी में एमए किया, और मेरी पहली पोस्टिंग जो हुई थी, फर्स्ट चांस जो मेरा था, वो पुलिस एसआई का था। लेकिन वो जिनसे मेरे को मार्गदर्शन मिल रहा था, मेरे गुरुजी जो थे, उन्होंने कहा कि पुलिस की नौकरी ठीक नहीं है, तत्काल छोड़ दिया। ये बात मैंने मानी उनकी। बिल्कुल। फिर मेरा आरएस पहले चांस में जब रिजल्ट आया तो मेरा एक्साइज डिपार्टमेंट में हुआ था, तो यहां भी ठीक नहीं, चलो ये बात भी मैंने मान ली। लेकिन मेरी पोस्टिंग कॉलेज में जब हुई तो 14 दिसंबर 1998 को मैंने इतिहास विभाग उदयपुर में ज्वाइनिंग कर लिया कॉलेज में। ये मेरी एक अफसोस कहूं या भूल कहूं, मेरे दूसरे साथी जो हॉस्टल में रहते थे, वो मुझसे ज्यादा विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रहे थे। और जब आज मुड़ के देखें, वो अधिकांश विद्यार्थी जो मेरे साथ, मेरे दोस्त जो थे, विपरीत परिस्थितियों का मुकाबला कर रहे थे, लेकिन मेरे क्या थी, एक शौक हुई कि मैं कॉलेज की नौकरी ज्वाइन करूं। जिन्होंने अधिकांश नौकरी छोड़ी और वो एक ही लक्ष्य को साध करके पढ़ाई करते चले गए, वो सब आईएएस आईपीएस है। आज वो आईजी है या डीआईजी है, आईएएस है, कहीं कमिश्नर है, बड़ी जगह पर पहुंच चुके हैं। ये पछतावा मुझे ही नहीं, मेरी पीढ़ियों को भी रहेगा। लेकिन फिर भी मैं बहुत सारे विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं कि इतिहास सिखाता है उदाहरण को, तो जिन्हें आईएएस आरएएस ही बनना है, वो श्रेष्ठ मार्गदर्शक जो बात बताता है, उसकी बातों पर 100% भरोसा करके ही आगे बढ़ना चाहिए। निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। सर, जैसा कि आपने बोला कि आपको पछतावा है, तो क्या यह पछतावा आपको हमेशा रहेगा या नहीं? किसी भी बात का जब पछतावा होता है, हाँ जी, और आप रेस में पिछड़ जाते हो, अब यदि इस रेस में बने रहना है, मित्रों के बीच में उठना बैठना लगातार रखना है, तो आपको रास्ता बदलना पड़ेगा। पछतावा था, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि यदि मैं आईएएस आईपीएस नहीं बना, तो फिर मैंने कोई बात मन में ली कि मुझे हजारों आईएएस आईपीएस और आरएस आरपीएस बनाने हैं। कुछ घटनाएं जीवन की ऐसी होती है अनायास, जहां ईश्वर की शक्ति उस व्यक्ति को सहयोग करती है। बिहार में दशरथ मांझी, जिनकी पत्नी को अस्पताल ले जाते समय उनकी रुकावट बन गए एक पहाड़, दशरथ मांझी साहब ने उस पूरे पहाड़ को अकेले नहीं, सामान्य संसाधनों से तोड़ करके हटा करके एक मार्ग बना दिया। इसी तरह आनंद कुमार साहब कुछ करना चाहते थे, उनके जीवन में कुछ घटनाएं घटी गरीबी की, फिर उन्होंने सुपर 30 एक संस्थान शुरू किया और 100% रिजल्ट देने की उनके दिमाग में आई। बिल्कुल। उन विद्यार्थियों के लिए जो किसी न किसी परिस्थितिवश वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में तकलीफ में है,
ऐसे ही मेरे जीवन में जो घटनाएं घटी कि मुझे कुछ करना चाहिए, तो मैंने निर्णय लिया कि मुझे हजारों आईएएस आरएस बनाने हैं और मैं पिछले 10 साल से इस मिशन में जुड़ा हुआ हूं। और अब तो आगे ये मिशन और भी बहुत अच्छी तरह से हमने शुरू कर दिया है, इसलिए अब कोई पछतावा नहीं है। सफलता भी मिली है। अनेक विद्यार्थी जो सोच भी नहीं सकते थे आईएएस आरएस के बारे में, साथ में रखा, मेहनत करवाई, हमने मेहनत की और वो अपने लक्ष्य पर पहुंच चुके हैं निश्चित रूप से। सर, आप अपने विद्यार्थियों को कठोर अनुशासन में रखते हैं, क्या सफलता प्राप्त करने के लिए ऐसा जरूरी है? सफलता कोई वस्तु नहीं है जिसे बाजार में खरीदा जा सकता है जी। और मार्गदर्शन देना कोई सरल कार्य नहीं है। सफलता और मार्गदर्शन दोनों ही एक तप है, एक तपस्या है जो कठोर सांचे में होकर के आगे चलती है। पूरे ब्रह्मांड में जग जाहिर है कि जिसने इतिहास रचा है वो तपा है। सामान्य उदाहरण देख लीजिए, हम कोई भी फिल्म देखते हैं, मिल्खा सिंह को देखो पहले। अब आपको मिल्खा सिंह गोल्ड मेडल लेता हुआ तो बहुत अच्छा लगता है जी। लेकिन उसका जो जीवन, जैसे ही वो फिल्म बनी तब वो स्टेडियम में होता था या जिम में होता था, जब वो जिम करता था, प्रतिरोधक शक्ति तैयार करता था, तो उसके शरीर से वो जो पसीने आते थे वो कपड़े निचोड़ने पड़ते थे। इसी तरह से आपने सुल्तान देखी होगी, बिल्कुल। दबंग देखी होगी या फिर चक दे इंडिया देखा होगा। बिल्कुल। इनके जितने भी जो कोच हैं वो सभी कोच ज्यादा मेहनत करते हैं खिलाड़ी से। जी। रणनीति बनाते हैं, योजना बनाते हैं और खुद तपते हैं, खुद तपाते हैं। निश्चित रूप से अनुशासन नहीं होगा तो वो विद्यार्थी कहीं न कहीं हिल जाएगा जी। डुगल जाएगा। इसलिए कठोर अनुशासन में रखना महत्वपूर्ण है। किसके लिए? कोच के लिए। क्योंकि शिक्षक और कोच केवल रिजल्ट पर ध्यान देता है। जिस दिन रिजल्ट आता है, जब गोल्ड मेडल मिलता है, सिर्फ शिक्षक का और कोच का ध्यान उस बात पर रहता है। इसलिए जब वो अपनी तैयारी कराता है विद्यार्थी को, विद्यार्थी से पहले उठता है, विद्यार्थी से ज्यादा पढ़ता है, विद्यार्थी से ज्यादा लिखता है और अंत में प्रैक्टिस कराने की जो क्रिया होती है वो अपने खिलाड़ी को या विद्यार्थी को अभ्यास दर अभ्यास दर अभ्यास दर अभ्यास दर उस स्थिति में ले जाता है जो दूसरे के लिए वो चीज कठोर लगती है। बिल्कुल। तो ध्यान रहे, सामान्य विद्यार्थी जिन बातों को कठोर समझते हैं, जीतने वाले उस कठोर की करने की आदत डाल चुके होते हैं। तो जब तक आप कठोर अनुशासन से नहीं गुजरोगे तब तक आपको गोल्ड मेडल या आईएएस आरएस में टॉप रैंक मिलने वाली नहीं है। इसलिए मेरे जितने भी हम तो विद्यार्थी हैं, समस्त विद्यार्थियों को मैं एक बार कठोर सांचे में ही पिरोना चाहता हूं और तभी जाके सफलता मिलती है। सर, आपके मन में आरएएस की कोचिंग स्टार्ट करने का ख्याल कैसे आया? किस प्रकार आपने सोचा कि अब आपको आरएएस की कोचिंग चलानी है और लाखों विद्यार्थियों को सफल बना के आरएएस और आईएएस बनाना है अपने मार्गदर्शन द्वारा? ये बड़ा कठिन सवाल है और ये ईमानदारी से एक एक्सीडेंटल केस है। मैं 26 नवंबर 2010 की बात है,
जयपुर में एक प्रतिष्ठित संस्थान में क्लास ले रहा था। मैं जब जो क्लास ले रहा हूं 26 नवंबर को, मेरी क्लास है सेकंड ग्रेड में हिस्ट्री वाली। अब सेकंड ग्रेड में एसएसटी में जो हिस्ट्री का सिलेबस है उसमें लगभग 40-45 घंटे की क्लास जरूरी है। मुझे मिले हैं 4 दिन, 26, 27, 28, 29, क्योंकि 30 तारीख को वो बैच विदा हो जाएगा, क्योंकि 1 तारीख को फिर मकान खाली करना होता है विद्यार्थियों को। तो जैसे ही मैं क्लास में पढ़ा रहा था, तो पहली जब क्लास हम शुरू करते हैं पढ़ाने की, तो वहां हम सिलेबस समझाते हैं। उस क्लास में लगभग 400 लड़के थे। तो पीछे की तरफ से जालौर सांचौर का एक लड़का था, अशोक बिश्नोई। उसने कहा, थे गुरुजी ये सिलेबस मत पढ़ाओ, जल्दी से लिखा दो कुछ, हमको 4 दिन और मिले, हम 4 दिन और रहने वाले हैं। तो मेरे दिमाग में आया कि ये जल्दी से पढ़ के जाना चाहते हैं। फिर मैंने वहां महसूस किया कि मुझे इनसे और बात करनी है। मैंने पॉलिटिकल, फिलॉसफी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, धीरे धीरे उनको मैंने पूछा कि इनका सिलेबस बताओ, क्योंकि वो पिछले 4 महीने से पढ़ रहे थे। अब उनमें से कोई भी सिलेबस नहीं बता पा रहा, तो मेरे मन में आया कि ऐसे विद्यार्थियों को निश्चित रूप से बहुत अच्छे सांचे में ढाला जा सकता है। 4 महीने से पढ़ रहे हैं, सिलेबस उनको याद नहीं है, टीचर आया पढ़ा के चले गया, आया पढ़ा के चले गया। तो मेरे मन में आया, क्यों नहीं एक ऐसा आधारभूत ढांचा तैयार किया जाए जहां सालों तक क्लास हो। तो इसी कारण एक सकारात्मक माहौल बनाने के लिए, परिणाम 100% तो नहीं लेकिन अच्छा परिणाम आए, बिल्कुल, मैंने निर्णय लिया और 4 जनवरी 2011 को प्रज्ञान की शुरुआत हुई। अब कैसे हुई शुरुआत? जैसे ही जब शुरुआत हुई तो पहले बैच आरएस में 87 विद्यार्थी थे, आरएस पेरी में। वो इतिहास था, उनमें से बहुत कम विद्यार्थी ही फेल हुए थे, 2-4 अंततः पास हुए। क्यों? क्योंकि वो बैच पेरी का लगभग 11 महीने तक मैं लगातार पढ़ाता रहा। अच्छा, एक तरह से तपस्या के रूप में। बिल्कुल, रिजल्ट आया, जो मैंने कहा ऐसा ही हुआ। जिनको क्लास में कहा कि तुम फेल होगे, वो फेल हुए। 3-4 दिन बाद मेंस की क्लास शुरू हुई। लगातार मेंस की तैयारी के बाद में मेंस के पेपर हुए। 2-3 दिन बाद फिर इंटरव्यू की तैयारी हुई और अधिकांश विद्यार्थी, लगभग 32 जनों का सिलेक्शन हुआ। अर्थात ये राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले संस्थानों का एक इतिहास था। लेकिन गलती क्या हुई? आरएस का तो सफल हो गया, लेकिन धीरे धीरे एसएससी, बैंक, रेलवे, पटवारी, पुलिस, टीचर, बहुत सारी क्लासें शुरू हो गई। उसी समय आरएस का जब बैच कंप्लीट हुआ था तो सेकंड ग्रेड टीचर की वैकेंसी आ गई। तो उन दिनों में 2011-12 में वो कोचिंग अच्छी मानी जाती थी जहां 3 या 4 महीने में सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए। जैसे ही हमने सेकंड ग्रेड की क्लास शुरू की, एग्जाम आरपीएससी की कभी कभार समय के हिसाब से खिसक जाती है, तो हमें वैसे पढ़ने को टाइम मिल रहा था 8 महीना, लेकिन वो एग्जाम खिसक गई और फिर मुझे वो समय मिला 4 महीने का। और तो मैंने विद्यार्थियों से कहा कि अपन और 4 महीने पढ़ेंगे। तो जो विद्यार्थी जो नेता टाइप के होते हैं, उन्होंने आंदोलन कर दिया कि नहीं, हम 4 महीना और नहीं पढ़ेंगे, हमारा सिलेबस तो करा दो। लेकिन कुछ उनमें महिलाएं थी, उन्होंने कहा कि सर हम तो पढ़ेंगी। मैं लगातार लगा रहा।
जिस तरह से आरएस 2012 में मेरिट के साथ सिलेक्शन हुए, उसी तरीके से फिर सेकंड ग्रेड में जहां दूसरे संस्थान 3 महीने 4 महीने में कोर्स करा देते थे, वो कोर्स मेरा लगभग 13 महीने तक चलता रहा। पढ़ाते गए, अभ्यास कराते गए, पढ़ाते गए, टेस्ट पेपर लेते गए। उसमें इसको कैसे भी कह लीजिए, चाहे मेहनत के बल पर या तकदीर के बल पर, वहां मेरिट आ गई सेकंड ग्रेड में भी। तो जो मेरे मन में आया था कि कैसे विद्यार्थी को नौकरी तक पहुंचाया जाता है, मैं जहां पढ़ाता था वहां से मैंने तय किया और मैंने मेरे नियम, अर्थात जिस तरह से हम तैयारी करते थे, कोर्स को एक बार नहीं कम से कम 4-5 बार पढ़ना पड़ता है। सिलेबस 4-5 बार कंप्लीट नहीं होता है तब तक किसी भी परीक्षा में जो घुमाकर पूछे जाने वाले सवाल हैं उन्हें हम हल नहीं कर सकते। इसलिए प्रज्ञान का जन्म हुआ था और अनेक सफलता हासिल की थी। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपने अपनी संस्था का नाम प्रज्ञान क्यों रखा? प्रज्ञान नाम रखने के पीछे बहुत बड़ा कारण है, बहुत सोच समझ के रखा था। और बनस्थली विद्यापीठ में मेरे कुछ दोस्त प्रोफेसर हैं, उनके साथ डिस्कस किया था। प्रज्ञान का अर्थ है, ऋग्वेद में एक वाक्य मिलता है, प्रज्ञानम ब्रह्म। जी, ब्रह्म ही ज्ञान है, बिल्कुल। ज्ञान ही सत्य है। प्रज्ञानम ब्रह्म। कभी कभी हम कहते हैं ना, ये तो ब्रह्म वाक्य हो गया। जिस विद्यार्थी को सत्य का ज्ञान हो जाए, जो अपने जीवन की सच्चाई को समझ ले, वो कभी असफल नहीं होता है। जिसने सत्य को जान लिया, सत्य को पहचान लिया, वो बड़ी से बड़ी चुनौती को पार कर जाता है। एक विद्यार्थी में क्या गुण होने चाहिए? काग चेष्टा बको ध्यानम, स्वान निंद्रा तथैव च, अल्पहारी गृह त्यागी। अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी सर्व लक्षणम। एक सफल विद्यार्थी कौन होता है? जिसमें कौवे की तरह जानने की चेष्टा हो, बिल्कुल। बगुले की तरह उसका ध्यान हो और कुत्ते की तरह उसकी नींद हो, निंद्रा हो, आवश्यकता के अनुसार अल्पहार हो और गृह तो त्यागना ही होता है। बिल्कुल। इन गुणों का स्वामी एक विद्यार्थी को यदि उचित प्लेटफॉर्म मिल जाए, उचित मार्गदर्शन मिल जाए, सकारात्मक एक वातावरण मिल जाए, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाने हैं, किस तरह से प्रैक्टिस करनी है, कैसे लिखना है, हताशा क्या है, डिप्रेशन क्या है, गोल्ड मेडल क्या है, क्या करने से तकलीफों का सामना करना पड़ेगा और क्या करने से सफलता हासिल होगी। यदि कोई शिक्षक पहले ही विद्यार्थी को यह बता दे, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने, बहुत सारे अच्छे दोस्तों ने, जो बहुत अच्छे शिक्षाविद हैं, विषय विशेषज्ञ हैं, सोच समझकर बहुत सारे नाम लिए थे, लेकिन सर्वोत्तम उचित नाम प्रज्ञान मिला था। यही कारण है प्रज्ञान का नाम रखने का। बहुत ही अच्छा और खूबसूरत नाम है प्रज्ञान। बिल्कुल। इसके नाम से ही ज्ञान की अनुभूति होती है। हाँ, ऐसा ही किया है और भी अच्छा कर रहे हैं आगे। सर, हमने प्रज्ञान के बारे में बात की, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि प्रज्ञान आरएएस एकेडमी में आप ऐसा क्या करते हैं कि विद्यार्थी को आरएएस में सफलता प्राप्त हो सके? एक अच्छे, कुशल और अनुभवी
विषय विशेषज्ञ जो यदि वास्तव में शिक्षक है, वो देख लेता है कि विद्यार्थी कितना जिज्ञासु है, या फिर विद्यार्थी ढोंगी तो नहीं है, या विद्यार्थी कहीं अल्प ज्ञानी तो नहीं है। सबसे पहले हम लोगों ने एक सकारात्मक माहौल बनाया और एक बहुत अच्छी टीम तैयार की। विद्यार्थी से उसकी पढ़ाई के साथ साथ, बल्कि ये कहो कि पढ़ाई से ज्यादा पारिवारिक बात की जाती है। क्यों? क्योंकि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को जीतने के लिए परिवार के सहयोग की आवश्यकता होती है, आर्थिक संपन्नता जरूरी है, शारीरिक शक्ति जरूरी है, मानसिक क्षमता जरूरी है। ये सभी जब मिल जाती है तभी जाके कोई विद्यार्थी अच्छा काम कर पाता है। अब मैंने अभी आपको बताया 2012, 2013, 2016 जो आरएस बैच के विद्यार्थी थे, मैं सबसे पहले उनकी पारिवारिक बातों को समझता। कहीं वो विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रहे हो, उनका मैं खुद समाधान करने की कोशिश करता, हमारे विषय विशेषज्ञ कोशिश करते। कभी कभार ऐसी स्थिति होती है कि बहुत छोटी चीज विद्यार्थी को सताती रहती है, उसके मनोबल को गिरा देती है। तो मेरी सबसे बड़ी विशेषता है कि उसकी छोटी छोटी बातों को मैं जान लेता हूं, और जिनमें वो उलझ रहा है, कभी कभार बहुत छोटे से सहयोग से वो विद्यार्थी खुश हो जाता है और उसमें जोश आ जाता है। 2018 में लगभग कोई 150 विद्यार्थी अभी इंटरव्यू दे रहे हैं जी। अब इंटरव्यू का डर क्या होता है? कैसे आरपीएससी में हम मेंबरों के सामने जाते हैं, तो प्री एग्जाम, मेंस एग्जाम और इंटरव्यू जी। तीनों के बारे में चर्चा करते हैं हम लोग। फर्स्ट में विद्यार्थी से प्री की बात नहीं करते। अच्छा। और मैं सीधा बता देता हूं, प्री, मेन और इंटरव्यू, इनमें लगभग आपको 2-3 साल लग सकते हैं। बिल्कुल। अब होता क्या, बहुत बार कुछ आपको उदाहरण सहित बताता हूं कि कुछ विद्यार्थी की सर आईएएस आरएस बनना है, और मैं सर मर जाऊं लेकिन आईएएस बनूंगा। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, क्लास शुरू होती है, तो आज तो उसने सुबह तो कहा कि सर मुझे किसी भी स्थिति में कुछ भी करना पड़े लेकिन आईएएस आरएस बनना है। दूसरे दिन जब वो अचानक आता है तो कहता है सर मैं एक बार रीट की एग्जाम दे लूं, सर मेरी बीएड अभी अधूरी है उसको पूरी कर लूं, या फिर सर मैं पटवार बन जाऊं पहले। अब वो विद्यार्थी की कर्तव्य मुड़ हो जाता है। बिल्कुल। सुबह तो आईएएस बनना चाहता है और शाम की फिर वो टीचर बनना चाहता है। ऐसे विद्यार्थियों को मैं स्पष्ट बोल देता हूं कि आपको अपने जीवन को तय करने के लिए, कैरियर को बनाने के लिए आराम से सोचें। मैं वहां कतई किसी विद्यार्थी को दांसा पट्टी में नहीं लेता, स्पष्ट बता देता है कि आपको आईएएस आरएस बनना है तो निश्चित रूप से एक लंबी क्रिया में से होकर निकलना है। एक बात तो ये बहुत अच्छी है। दूसरी बात, बहुत सारे विद्यार्थी कि सर शॉर्टकट रास्ता बताइए, आईएएस आरएस बनना है। लेकिन मुझे पिछले 30 साल का अनुभव है मेरे जीवन में, जितने भी आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आरएस, आरपीएस जो बने हैं, किसी एक ने भी शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाया। उन्होंने टेक्स्ट बुक्स पढ़ी, एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ी। जितनी भी मार्केट में अच्छी किताब होती है, एक अच्छा विद्यार्थी सबको खरीद लेता है। वो क्यों? क्योंकि किसी दूसरे से मांगने की आवश्यकता नहीं होती है। बिल्कुल। क्योंकि बहुत सारी व्हाट्सएप पे या यूट्यूब चैनल पे जो हमारी लिस्ट आती है, सभी किताब यदि अपने पास है तो मन में
कभी संग करनी होती है। तो ये सभी बातें मैं आज स्पष्ट रूप से विद्यार्थी को बता देता हूं, और जो जो विद्यार्थी हमारे साथ हमारी तैयारी के साथ शुरू करते हैं, प्री में, मेंस में और फिर इंटर में, जब अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो अच्छी रैंक प्राप्त कर लेते हैं। यही हमारी प्रज्ञान की सबसे बड़ी सफलता है। दूसरी बात, मैं उन विद्यार्थियों को जो बनने के लायक हैं या करीब हैं, उनको सोशल मीडिया से दूर रखता हूं। शादी, विवाह, त्योहार, जन्मदिन, बहुत सारी चीजों में एक विद्यार्थी समय नष्ट कर देता है, मैं पाबंद रखता हूं। लेकिन पाबंद होते नहीं है कि सर 2 दिन से क्या फर्क पड़ रहा है, 4 दिन से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जब मैं पूरे 365 दिन समझाता हूं कि यदि एक बार आपने 2 साल तपस्या की तो आने वाले जीवन में हर दिन आपका जन्मदिन होगा, हर दिन आपके घर में त्योहार होगा, हर पल आपको सम्मान मिलेगा। ये बहुत सारी बात जब मैं बताता हूं तो जो इसे स्वीकार कर लेते हैं, अपना लेते हैं, उनका रिजल्ट अच्छी रैंक के साथ आता है। यही हमारी सफलता का कारण है। मतलब प्रज्ञान में विद्यार्थियों के साथ कठोर अनुशासन को लेकर चला जाता है। ये तो इससे पहले भी बात हो चुकी कि बिल्कुल। बिना कठोर अनुशासन के आप दुनिया का कोई भी लक्ष्य बनाओगे तो वो कैसे हासिल होगा। कारण स्पष्ट है मैडम, वैकेंसी 100 है, हाँ। और फॉर्म अप्लाई करने वाले लाखों में नहीं, 2 लाख 5 लाख है। अब हर विद्यार्थी जो फॉर्म अप्लाई करता है, क्या वो फेल होना चाहता है? दुनिया का कोई भी विद्यार्थी ऐसा नहीं है कि फेल होना चाहता है। लेकिन जिसे ये पता चल गया कि लाख विद्यार्थी है, वैकेंसी 100 है, तो वो तय कर लेते हैं 100 की हमें किस सांचे में ढलकर कैसे तैयारी करनी है। यही विज्ञान, यही वैज्ञानिक फार्मूला प्रज्ञान का है। आपने अब तक कई चीज़ों में सफलता प्राप्त की है, कई बच्चों को सफलता दिलवाकर आईएएस आईएएस भी बना दिया। अनेक सफलताओं के बावजूद भी कोई ऐसी टीस, कोई ऐसी चुभन आपके मन में जो आपको आज भी बेचैन कर देती हो? बहुत कठिन सवाल पूछ लिया। अनेक टीस और अनेक चुभन मेरे मन में है। अभी जब मैंने सब कुछ त्याग करके, आप यहां तक यूं कह लीजिए कि मैं बहुत कुछ त्याग चुका, उन विद्यार्थियों के लिए जो कुछ बनना चाहते हैं, 24 घंटे विद्यार्थियों के बीच में रह करके 24 घंटे में से जितनी नींद आती है, खाना खाते हैं या खुद का काम होता है, उसके अलावा लगातार मेहनत की। लेकिन जो विद्यार्थी फेल हो गए या अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए, उनको जब मैंने दुखी होते देखा तो बहुत चुभन होती है, बहुत टीस मन में आती है। जो सफल हो जाते हैं, जब वो 1-2 साल बाद मिलते हैं तो बड़ी खुशी से हमारा एक रिश्ता जुड़ जाता है। एक विद्यार्थी का और शिक्षक का रिश्ता जीवन भर का हो जाता है। लेकिन जो विद्यार्थी असफल हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, वो हताश हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, जब उनसे कभी मिलते हैं तो एक बेचैनी होती है, ये टीस जो है ये सताती है। मैं चाहता हूं कि जिन विद्यार्थियों को हम शिक्षा देते हैं, पढ़ाते हैं, अब और भी कठोर अनुशासन करना चाहता हूं। और अब तो मेरी प्रबल जिज्ञासा यह हो चुकी है कि चाहे साल में 50 विद्यार्थी ही पढ़ाने पड़े, लेकिन मैं चाहता हूं 100% परिणाम देना। जब 100% सफलता मिल जाती है
तो आप महसूस करो मिल्खा सिंह का, चक दे इंडिया का, सुल्तान, दबंग आदि फिल्मों का, कि जब धोनी का, तेंदुलकर साहब का, विराट का, सभी सफल लोगों का, तो ये सफलता की भूख अब और भी बढ़ती जाती है। इसलिए चुभन और जो टीस है, बेचैनी जो है, अब हम और भी अच्छी रणनीतियों के साथ, खत्म कर। कठोर अनुशासन के साथ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ, अच्छे नजरिए के साथ कम विद्यार्थियों को पढ़ाना है, लेकिन 100% रिजल्ट की ओर तैयारी हम लोग कर चुके हैं और भविष्य में ऐसा ही करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, क्या 100% सफलता संभव है और आप इसके लिए क्या रणनीति अपना रहे हैं? बोया पेड़ खजूर का, आम कहां से होए। यदि आप आम बोगे तो आम ही उगेगा। बिल्कुल। आप यदि गाजर बोगे तो गाजर ही खाओगे। निश्चित रूप से 100% सफलता संभव है और ऐसा इस भारत देश में हजारों कोचों के द्वारा, हजारों शिक्षकों के द्वारा साबित किया गया है। लेकिन विशेष रणनीति के द्वारा, विशेष योजना के द्वारा, विशेष अनुशासन के माध्यम से जब 24 घंटे 365 दिन एक विद्यार्थी तप करने बैठेगा, पढ़ेगा, समझेगा, लिखेगा, प्रैक्टिस करेगा, तो वो असफल हो ही नहीं सकता। इसलिए 100% सफलता संभव है, जिसके लिए हम एक विशेष रणनीति तैयार कर चुके हैं। सर, जैसे आपने बताया आप एक विशेष रणनीति इसके लिए तैयार कर चुके हैं, तो क्या आपकी रणनीति पर चलकर एक विद्यार्थी आरएएस टॉपर बन सकता है? निश्चित रूप से बनते ही आए हैं। 2012 में, 2013 में, 2016 में, और अब 150 विद्यार्थी इंटरव्यू दे रहे हैं। उनमें से बहुत सारे विद्यार्थी जिनके चारों पेपर बहुत अच्छे हुए हैं, उनको इंटरव्यू जब अच्छे अंक मिलेंगे तो वो निश्चित रूप से टॉप रैंक के साथ सफलता प्राप्त। सर, एक विद्यार्थी जो आरएएस की तैयारी कर रहा है, उसके लिए आपकी रणनीति कहीं कोई रिस्क तो नहीं है? सवाल बड़ा कठिन है ये। बिना रिस्क के कभी भी कोई बड़ा काम सफल नहीं होता। जब तक आप रिस्क नहीं लोगे, जब तक आप सफल नहीं हो सकते। लेकिन इस पूरे जीवन में यदि आप एक ऐसा इन्वेस्टमेंट देखिए जो रिस्क माना ही नहीं जाता। आप पढ़ रहे हो, 100% आपने पढ़ाई पूरी कर ली, सामने वाला आपसे सवाल पूछ रहा है, आप उनका जवाब दे रहे हो। अब रिस्क क्या है? रिस्क है कठोर अनुशासन में कैसे रहें। रिस्क है छोटी नौकरी या कोई दूसरी नौकरियों के फॉर्म अप्लाई करें या नहीं करें। रिस्क है किसी की शादी में नहीं जाएंगे तो वो नाराज हो जाएगा। रिस्क है किसी के जन्मदिन में सम्मिलित नहीं होंगे तो वो हमारे में नहीं आएगा। रिस्क है जो पढ़ रहा हूं वो आएगा या नहीं आएगा। लेकिन इतिहास में जो उदाहरण देखे जाते हैं, बिना रिस्क के कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होती। जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदल सकता है। आपकी और हमारी सबकी तकलीफ एक जैसी है। आपके और हमारे सबके दर्द एक जैसे हैं। कुछ तकलीफों में उलझकर खत्म हो जाते हैं और कुछ संघर्ष करके निखर जाते हैं।
तो बिना रिस्क और बिना संघर्ष के कोई भी बड़ी सफलता प्राप्त नहीं होती है। इसलिए पढ़ाई में रिस्क नहीं होती है। जो पढ़ा वो आज सफल है। प्रिय विद्यार्थियों, कठोर अनुशासन व श्रेष्ठ रणनीति से कैसे आईएएस आरएएस बनते हैं, देखिए और जानिए। आरएएस शून्य से शिखर वेब सीरीज के अगले एपिसोड में सोमवार रात 8 बजे। धन्यवाद।